हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, कर्नाटक बेंगलुरु से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार डीपी गुप्ता भी हमें ज्वाइन करे, जुड़े। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। जब से ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो चुनौतियां हैं वो तभी से कहा जाने लगा था कि अब ये गहरी होंगी और जो खतरा है भारतीय किसानों पर अब और व्यापक हो जाएगा, जो पहले से ही एमएसपी जैसी मांग को लेकर संघर्षरत है। सिद्धार्थ जी, कितना बड़ा संकट आप देख रहे हैं अगर ये टैरिफ कम हो गया है अमेरिकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, इसे कितना बड़ा संकट आप देख रहे हैं? जी, इससे भारत में आज करीब करीब 50 करोड़ लोग सीधे या घुमा फिरा के किसी न किसी तौर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब किसी न किसी तरह से वो किसानी पर, खेती पर निर्भर हैं। करीब करीब भारत की 50 करोड़ जनता। दूसरी तरफ अमेरिका में कुल मिला के 2024 में वोट किया था 15 करोड़ लोगों ने, उसमें भी करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा अमेरिका में भी किसान हैं। अमेरिका में भी हमें पता है मिडवेस्ट नाम की एक जगह है जहां पर की किसानों की संख्या बहुत है। अमेरिका का भूभाग भारत से बहुत बड़ा है, इसीलिए अमेरिका बहुत सारे खाद्यान्न और क्या कहते हैं खाने पीने की वस्तुएं भी उत्पादन करता है। तो ये टैरिफ का ये खेल क्या है? टैरिफ का खेल बहुत साधारण भाषा में समझा दें तो अमेरिका का ये मानना है कि दुनिया भर के देश अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी की चीजें तो लेते हैं, लेकिन अमेरिका के पास जो लो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो उनसे कोई नहीं लेता। अमेरिका से लोग हवाई जहाज ले लेते हैं, F-16 ले लेते हैं, रॉकेट का साइंस ले लेते हैं, स्ट्राइकर मिसाइल ले लेते हैं, लेकिन अमेरिका में जो किसान उत्पादन करता है, अमेरिका का किसान गन्ना भी उत्पादन करता है, अमेरिका के किसान मक्का भी उत्पादन करता है, वो कोई नहीं लेता। और अमेरिका के किसानों का दबाव है ट्रंप के ऊपर कि हम भी तो अमेरिका के नागरिक हैं, हमारी चीजों को भी तो आपको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो अमेरिका अब ये दुनिया पर दबाव डालने के लिए दुनिया से जो चीजें आ रही है उस पर टैरिफ लगा रहा है, मतलब टैक्स लगा रहा है, ताकि अमेरिका से आप दूसरी चीजें भी लीजिए। तो अब ये है टैरिफ, ये कुल मिला के टैरिफ वार है। इस चक्कर में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, जो कि करीब करीब 36% आज के डेट में है। तो आज के डेट में जो 36% टैरिफ लग गया है, इसके चलते भारत में वर्तमान में जो खेती हो रही है और वर्तमान में जो भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें सबसे ऊपर की 10 चीजों को मैं गिना देता हूं जिस पर असर पड़ने वाला है। एक होता है झींगा। झींगा मतलब होता है, अंग्रेजी में श्रिम्प कहा जाता है, वो समुद्री जीव होता है जो कि अमेरिका में खूब खाया जाता है। आंध्र प्रदेश से सालाना 6,500 करोड़ रुपए का झींगा अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, जो कि अब टैरिफ लग गया तो अब वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। मतलब आंध्र प्रदेश से झींगा अमेरिका जो जाता था 6,500 करोड़ का, वो रुक गया। दूसरा है बासमती चावल। खास करके हरियाणा और पंजाब के जो हमारे किसान हैं वो बासमती चावल उगाते हैं, जो कि अमेरिका भेजते हैं। करीब करीब 500 करोड़ रुपए का सालाना वो चला गया, वो बंद हो जाएगा जी। तीसरा, अमेरिका में घी और मक्खन, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि अमेरिका में खुद शायद कम बनती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र से घी और मक्खन जाता है अमेरिका। अब क्योंकि टैरिफ का टैक्स बढ़ गया, 500 करोड़ रुपए का वहां पर नुकसान हो गया, वो अब अमेरिका में घी और मक्खन नहीं जाएगा। चौथा होता है प्रोसेस्ड फूड, जो होता है पैकिंग फूड होता है, उसमें शक्कर डाला जाता है, शुगर होता है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड आप लीजिएगा उसमें शुगर होता है। तो यूपी में जो गन्ना उगता है वो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है, वो अमेरिका जाता है। 700 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश से तो जो गन्ना जाता था अमेरिका, वो अब जाना बंद हो जाएगा जी। चौथा है मसाले, जैसे लौंग है, आपके क्या कहते हैं काली मिर्च है, ये सब दक्षिण भारत में ज्यादा उगते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु में। करीब करीब 200 करोड़ रुपए का सालाना जो जाता था क्या कहते हैं आपका लौंग और काली मिर्ची, ये सब चीजें 200 करोड़ की जो अमेरिका जाती थी, वो किसानों का भट्टा बैठ जाएगा, वो केरल और तमिलनाडु से वो चीजें नहीं जा पाएंगी। साल में एक बार जो आम होते हैं, खास करके आपको अल्फोंसो आम, रत्नगिरी वगैरह में, महाराष्ट्र में, दुनिया भर में वो प्रचलित नाम है। साल में एक बार जो महाराष्ट्र और तेलंगाना से आम अमेरिका जाता था करीब करीब 50 करोड़ रुपए का, वो अब जाना बंद हो जाएगा। एक होता है ये क्या कहते हैं शहद, हनी जिसे कहते हैं, प्योर हनी। तो अमेरिका प्योर हनी करीब करीब 250 करोड़ रुपए का सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लेता था। अब क्योंकि उसने टैक्स लगा दिया है तो अब वहां पर उसके ग्राहक नहीं बचेंगे,
250 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश से जो शहद जाता था वो अब बंद हो जाएगा। एडिबल ऑयल जो कि खाने का तेल है वो भी कई जगहों पे उसका इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश से करीब करीब 300 करोड़ रुपया का हर साल जाता था एडिबल ऑयल अमेरिका ने क्योंकि टैरिफ बढ़ा दिया, उसके ग्राहक वहां नहीं मिलेंगे, वो वहां महंगा हो जाएगा, इसलिए ये हो गया। तो ये जो मैंने ऊपर की 10 चीजें गिनाई, इसमें करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए हैं कुल में। ये सिर्फ इन 10 चीजों में, लेकिन कुल मिला के 50,000 करोड़ रुपया का ये घाटा होने वाला है अमेरिका ने, क्योंकि भारत के ऊपर ये टैरिफ लगा दिया। और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। टैरिफ के मामला जो शुरू हुआ था नेहा जी, उससे भी बहुत पहले, जिस समय ट्रंप साहब अमेरिका के नए इस बार राष्ट्रपति बने थे और भारत के प्रधान जी 13 फरवरी को जाके व्हाइट हाउस में अमेरिका के ट्रंप साहब से मिले थे, तो भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला था। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट 13 फरवरी का है। व्हाइट हाउस ने भी उसको जारी किया था और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया था। उसमें भारत ने अमेरिका से मान लिया है कि अमेरिका से भारत अब कच्चा तेल लेगा। कच्चा तेल का मतलब होता है आपका पेट्रोलियम पदार्थ। तो इससे पहले भारत जो कच्चा तेल लेता था, भारत के बगल में जो खाड़ी देश हैं, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वहां से कच्चा तेल आता था। अब आप अगर अमेरिका से लेना शुरू करेंगे तो दुनिया के दूसरे कोने से वो जहाज से घूम के आएगा। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट महंगा है। इसका मतलब डीजल महंगा हो जाएगा। इसीलिए कल भारत में डीजल 2 रुपए महंगा भी हो गया। तो इसका मतलब किसानों को जो उपजाने के लिए ट्रैक्टर चलाते थे, उसमें जो वो डीजल इस्तेमाल करते थे, वो उनकी उपज महंगी हो जाएगी। भारत ने उसी व्हाइट हाउस के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये भी मान लिया कि हम अमेरिका से मवेशी का चारा लेंगे। मेरे ख्याल से दूसरे स्पीकर भी अगर आ गए होंगे तो उनको बात करने दीजिए। अगले राउंड में मैं आगे का बात बिल्कुल। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, लेकिन आपने जो जानकारियां दी है वो बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और गंभीर भी है भारत के किसान के लिए, जो कि जीडीपी में अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन रोजगार का अगर हम क्षेत्र देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार कहीं है तो भारत के किसी क्षेत्र में है। ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो पहले से ही विकास दर एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है, कितना बड़ा झटका ट्रंप ने भारत के किसानों को, भारत की अर्थव्यवस्था को दिया है, ये समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे स्ट्रेट टॉक। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और ट्रंप ने टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया और उसके बाद से सबसे ज्यादा जो परेशानी और गंभीर संकट है वो भारत के कृषि क्षेत्र को लेकर ये जताया जा रहा है। और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है, उनकी जो अपनी समीक्षा है कि कम से कम 50,000 करोड़ का जो नुकसान है भारत के कृषि क्षेत्र को इससे पहुंच सकता है। भविष्य में और भी ये जो चुनौतियां हैं ये गहरा सकते हैं। सिद्धार्थ जी, एक जो जानकारी मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहूंगी कि अगर ये तमाम जो कृषि प्रोड्यूस हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, अगर इनका अमेरिकी बाजार में निर्यात कम हो जाता है तो टैरिफ की वजह से, तो वहां पर इन सब चीजों की आपूर्ति, इसका भी एक गहरा संकट मुझे लगता है कि आने वाला है। तो वहां अमेरिकी नागरिकों के लिए भी ये कम गंभीर नहीं है सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल। जो ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वार शुरू किया है, जो ये आर्थिक युद्ध है, इससे पूरे दुनिया में कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन मैं जो कह रहा था वो भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से कह रहा था। मैं अमेरिका के उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा था। अमेरिका के उपभोक्ता को कुछ समस्या होगी, स्वाभाविक है समस्या होगी, वो उनकी समस्या है। वो उनको ट्रंप साहब के सामने हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट भी शुरू कर चुके हैं, वो ट्रंप साहब समझेंगे। मुझे तो ये समझना है कि मेरे देश के जो किसान हैं, ट्रंप साहब के नीति के कारण मेरे देश के किसानों पर क्या मार पड़ने वाली है। उसके कारण स्वाभाविक, एक जैसा आपने पूछा ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कि मैंने आपको गिनाया कि भारत से अमेरिका घी और मक्खन करीब करीब 500 करोड़ का अमेरिका में जाता है। अब घी और मक्खन अगर 500 करोड़ का अमेरिका में जाता है तो स्वाभाविक है उसके जो उपभोक्ता अमेरिका में होंगे वो वही लोग होंगे जो भारतीय मूल के होंगे, चाहे वो
चाहे वो न्यूयॉर्क के क्वींस में रहते हो या कैलिफोर्निया में रहते हो या मियामी में रहते हो, ज्यादातर भारतीय मूल के जो लोग हैं वही घी और मक्खन खाते हैं। अब स्वाभाविक है कि वो अगर जाना बंद होगा तो भारतीय मूल के वहाँ के जो क्या कहते हैं लोग हैं उनको घी और मक्खन की दिक्कत होगी। लेकिन ये दिक्कत उनको होगी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के किसानों को जो दिक्कत होगी, जो महाराष्ट्र और गुजरात के किसान दूध का डायरी फार्म चलाते हैं और उसके चलते जो घी और मक्खन उनका 500 करोड़ रुपए का अमेरिका जा रहा था, वो अब अमेरिका जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने उस पर 36% टैक्स लगा दिया है। तो 36% टैक्स में कोई घी और मक्खन अमेरिका में क्यों खरीदेगा? अब वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा भी तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसका बाजार छोटा हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं इस चीज में विषय में केवल भारतीय किसानों के एंगल से उनको उनको जो मार पड़ने वाली है उसके बारे में कह रहा था। स्वाभाविक है कि ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं उसके कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी बहुत सारी चीजों की किल्लतें होने वाली हैं। अगर बासमती चावल पर टैक्स बढ़ा दिया और भारत से बासमती चावल जाना कम हो गया तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के लोगों को बासमती चावल बाजार में कम मिलेगा। लेकिन ये अमेरिका के उपभोक्ताओं की समस्या है। मेरी समस्या तो यह है कि पंजाब का और हरियाणा का जो किसान है, जो कि साल में 500 करोड़ रुपए भेज रहा, 500 करोड़ का बासमती अमेरिका भेज रहा था, उसका तो बासमती उसके घर पे बैठे बैठे सड़ जाएगा। दिक्कत यहाँ पर ये आने वाली है कि हम भारतीय किसानों के एंगल से देखिए तो ये कल का ही टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज कहता है कि अमेरिकी टैरिफ के चलते आंध्र प्रदेश की जो झींगा इंडस्ट्री है वो इतनी उस पर मार पड़ गई है कि वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत सरकार तक को उन्होंने मदद की गुहार लगा दी है। मतलब ये समस्या शुरू हो चुकी है। झींगा पर सबसे पहले इसीलिए आई क्योंकि झींगा एक ऐसी चीज होती है जो कि समुद्र में पकड़ा जाता है, तुरंत उसको ताजा ताजा आइस में रखा जाता है और ताजा ताजा अमेरिका भेजा जाता है। तो ये जो झींगा का ये जो टैरिफ का युद्ध हुआ है, सबसे पहला मार झींगा पर पड़ा है। लेकिन ये मार क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के किसान के गन्ने पर भी पड़ने वाला है, महाराष्ट्र और गुजरात के दूध उत्पादक घी और मक्खन भेजने वालों पर भी पड़ने वाला है, और तमिलनाडु और केरल से जो काली मिर्च और लौंग भेजते थे उन पर भी पड़ने वाला है। ये सब पर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो एक व्यापक जो है मार है वो भारत के किसानी क्षेत्र को जो है पड़ने वाली है या पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया कि उन्होंने भी गुहार लगाई, लेकिन इस गुहार का असर कितना है उसको मैं समझूंगी, भारतीय सरकार का रिस्पांस भी समझूंगी। लेकिन एक दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, मेरे टैरिफ पॉलिसी की वजह से दुनिया में महंगाई जो है वो अब ढलान पर जाती दिख रही, इस बात का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अभी कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आई है इसका जो श्रेय है डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ, इसको कैसे देख रहे हैं ट्रंप के दावे को? ट्रंप का दावा वैसे ही है कि कोरोना वायरस अगर बोल देता कि मेरे आने के कारण दुनिया में महंगाई कम हो गई तो सच में कम हो गई, क्योंकि सारे लोग लॉकडाउन में चले गए, कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा था, तो कोई चीज की महंगाई थी ही नहीं। तो जिस तरह से कोरोना के समय में लोगों का सामाजिक कोलैप्स हो गया, सामाजिक लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना आवागमन कोलैप्स हो गया, उसी तरह से ट्रंप साहब के टैरिफ के चलते दुनिया भर का सामान और पैसे का जो आवागमन था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। तो वो जो कह रहे हैं कि महंगाई कम होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि चीजें रहेंगी ही नहीं बाजार में तो महंगा क्या रहेगा? जो चीज रहेगी ही नहीं तो क्या ट्रंप मंदी और महंगाई में जो है अंतर नहीं, फर्क नहीं समझ पा रहे? मंदी और महंगाई, मंदी को महंगाई कम हो गई बोल रहे हैं, और मंदी में स्वाभाविक है, मंदी जहां भी आती है वहां महंगाई कम होती है, क्योंकि सामान बाजार में होता ही नहीं है। तो न तो सामान बाजार में है, न तो आदमी के पास पैसा है खरीदने के लिए, मंदी है, इसका मतलब महंगाई नहीं है। बात महंगाई की नहीं है, बात यह है, उदाहरण के लिए भारत का एक छोटा सा कोई एक शहर में, मान लीजिए मेरठ में एक दर्जी बैठे हुए हैं, एक कोई दर्जी का काम करता है, वो भले अमेरिका नहीं गया हो, लेकिन उसने जो कमीजें सी हैं वो अमेरिका भी गई हैं और अमेरिका का डॉलर वापस घूम फिर के उसके पॉकेट में भी आया है। तो मेरठ का एक दर्जी भले अमेरिका नहीं गया हो, लेकिन उसका उत्पाद अमेरिका भी गया और अमेरिका का पैसा भी उसके जेब में आया। अब ये जब टैरिफ लग जाएगा
तो उसका सामान अमेरिका जाएगा नहीं, उसका अमेरिका का पैसा दर्जी के पॉकेट में आएगा नहीं, दर्जी की गरीबी बढ़ेगी, दर्जी की गरीबी बढ़ेगी तो वो सामान कम खरीदेगा, सामान कम खरीदेगा तो मंदी आएगी। मंदी को अगर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है तो उनकी समझ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको गहराई से समझे तो कहीं ना कहीं महंगाई कम होने का जो ट्रम्प का दावा है, इसका मतलब वो सीधे सीधे जनता से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जनता को एक गंभीर आर्थिक संकट में फंसा चुके हैं। सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल, आर्थिक संकट, इसीलिए मैंने कहा कि एक दुनिया भर में जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद धीरे धीरे जब दुनिया खुली है तो दुनिया को अब ये समझ में आ गया कि आदमी को भले एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीसा की जरूरत हो, लेकिन आदमी का पैसा या आदमी का बनाया हुआ चीज एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह आती हैं। इसके चलते क्या हुआ, टैरिफ की टोक तो रही है। जी हाँ, टैरिफ की रोक रही है, लेकिन टैरिफ जो था ना, टैरिफ सिर्फ कुछ चीजों पर था। जैसे भारत ने अमेरिका से क्या कहते हैं, खाद्यान्नों पर टैरिफ लगाया है। वो इसीलिए लगाया है क्योंकि अमेरिका का किसान जब मक्का उगाता है तो उसे वो 7 रुपए पड़ता है, और पंजाब का जब किसान मक्का उगाता है तो उसे 22 रुपए किलो पड़ता है। तो अगर हम अमेरिका से आने वाले मक्के पर अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो अमेरिका का 7 रुपए का मक्का अगर भारत में आ जाएगा तो भारत का किसान जो 22 रुपए में मक्का उगा रहा है वो तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए पहले होता ये था कि टैरिफ जो होता था अलग अलग चीजों पर होता था, कुछ चीजों पर टैरिफ नहीं होता था, कुछ चीजों पर ज्यादा होता था। ट्रम्प साहब ने आके कर दिया कि हम तो सबको, पूरे भारत को हम 37% टैक्स लगाएंगे। तो इसके चलते जो पूरा का पूरा व्यवस्था बाधित हुई है। मेरा मानना यह है कि कोरोना पैंडेमिक आते ही जिस तरह से पूरे दुनिया का आवागमन, मतलब मनुष्यों का एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो सिस्टम था वो कोलैप्स किया, उसी तरह से अमेरिका के ट्रेड वार में गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी, मतलब आप जो सेवाएं देते हैं और आप जो उत्पादन करते हैं और जो पैसा होता है, ये तीनों चीजें एक जगह से दूसरे जगह जो आवागमन था वो पूरी तरह से बाधित हो जाए। तो ये मंदी जो है अमेरिका के द्वारा लाई गई मंदी दुनिया भर में थोपी जा रही है, ये कहा जा सकता है। इसको कहने में संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ट्रम्प ने एक ऐसी आफत जो है मोल ले ली है, वो उनके अमेरिकी नागरिकों के लिए भी जो है गहरा आर्थिक संकट जो है पैदा कर रही है, क्योंकि इन तमाम चीजों जो कि भारत के कृषि क्षेत्र से जो प्रोड्यूस है वो अमेरिका पहुंचता था और कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रण में रखने में मदद करता था। अमेरिकी नागरिकों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक संकट है। भारत के किसान जो लगातार सरकार से समर्थन की अपील कर रहे थे, हालांकि सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं सिद्धार्थ जी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बहस को समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद कि आखिर ट्रम्प चाहते क्या है। क्या उन्होंने जो टारगेट रखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या ग्लोबलाइजेशन के जमाने में उन्होंने ऐसी चाल चल दी है जो कि सदियों पुरानी जो है वो नीति दिख रही है, और इसका असर अब बिल्कुल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया भर के शेयर बाजार में पहले से ही देखा जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन खत्म करने का ऐलान खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी एक दिन पहले ही कर दिया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत का किसान क्या इतने हाशिए पर चला जाएगा कि उसको गरीबी से बाहर निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, और ये जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संकट है ये सरकार इसे चुपचाप तमाशा बनकर देख रही है, या फिर जो उसकी नीतियों में परिवर्तन है जो होना चाहिए था, समय की जो मांग है उसके अनुसार ये देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, जियो पॉलिटिक्स को भी बखूबी समझते हैं। सिद्धार्थ जी, भारत के सामने खास करके कृषि क्षेत्र में ये जो संकट है, हमने पहले भी देखा कि ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ट्रम्प के टैरिफ का ये कितना मुकाबला कर पाएगा, खास करके तब जब सरकार की जो पॉलिसी चेंज है वो कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर मैं चाहती हूँ कि दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या सरकार की जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, वो किसानों के संरक्षण के प्रति गंभीर दिख रही हैं। देखिए, अगर अभी की भारत की वर्तमान सरकार अगर किसानों के प्रति गंभीर होती तो न तो वो किसानों के लिए 3 काले कानून लाती, और न तो वो आज
और दूसरी बात यह कि अगर वो गंभीर होती तो किसानों को कम से कम अभी तक एमएसपी घोषित कर दी होती। एमएसपी किसानों की सिर्फ मांग नहीं है। एमएस स्वामीनाथन कमीशन जो खुद भारत दुनिया भर के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका भी कहना है कि एमएसपी देना चाहिए। और सबको पता है कि आप होटल में भी जब जाते हैं, चाय भी पीते हैं, तो होटल की चाय की कीमत क्या हो वो होटल वाला तय करता है, आप तय नहीं करते, तय करता है होटल वाला। वो कहता है कि मैं किसी एक होटल में जाइए चाय 15 रुपए की मिलती है, किसी दूसरे होटल में जाइए 10 की भी मिलती है, और किसी तीसरे 5 स्टार होटल में जाइए तो 300 की भी मिलती है। तो चाय की कीमत अगर होटल वाला तय कर सकता है तो गेहूं की कीमत किसान क्यों नहीं तय कर सकता? किसान को जो कम से कम न्यूनतम लागत लगी है उतना तो सरकार को देना चाहिए, सरकार वो नहीं दे रही है। खैर ये तो बात बहुत पुरानी है। मैं कह रहा हूं कि ये टैरिफ युद्ध शुरू होने से पहले ही मेरे ख्याल से भारत सरकार ने कहीं न कहीं सामरिक दृष्टि से इस चीज को समझने में कहीं चूक की, और उन्होंने टैरिफ युद्ध शुरू होने से पहले ही ट्रंप साहब के सामने जाके सरेंडर कर दिया। 13 फरवरी को जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप साहब मिले, तो दोनों के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट बना, उस जॉइंट स्टेटमेंट में 4 चीजें ऐसी हैं जो कि सीधे सीधे भारत के किसानों पर मार हैं। पहला ये कि भारत ने मान लिया कि भारत खाड़ी से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीद के अमेरिका से महंगा पेट्रोल खरीदेगा। इसमें आप जैसे ही आपका पेट्रोल महंगा खरीदेंगे तो किसान का जो लागत है, जो उसका ट्रैक्टर पर खर्चा हो रहा है, जो उसको पानी निकालने के लिए पंप पर, डीजल पंप पर खर्चा हो रहा है, वो बढ़ने वाला है। इसका मतलब किसान का मुनाफा घटेगा, किसान का लागत बढ़ रहा है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री ने ये मान लिया अमेरिका के सामने जाके कि भारत अमेरिका से मवेशी का चारा इंपोर्ट करेगा। अमेरिका में एक अल्फाल्फा है नाम की चीज होती है जो कि जंगली घास होती है। भारत ने ये मान लिया कि भारत अमेरिका से मवेशी का चारा लेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में क्या मवेशी के लिए चारा कम है जो हम अमेरिका से लाएंगे? तो आप अगर भारत में अमेरिका से मवेशी चारा आएगा तो पंजाब का किसान तो उसका पराली बेकार जाएगा, तो वो तो और ज्यादा जलाना शुरू करेगा। आज कम से कम पराली का कुछ हिस्सा चला जाता है, उनका मवेशी खाता है। आप अगर उससे सस्ते में अमेरिका से मवेशी का चारा लाएंगे तब तो वो किसान जो है वो पराली काटने के बदले और ज्यादा अपने खेतों में जलाने पर मजबूर हो जाएगा। तीसरा ये कि भारत में बहुत बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री है। भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हमको पता है कि भारत में चिकन खाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो समझौता किया उसमें अमेरिका से बत्तख का मांस लेने का आयात करने को भारत राजी हो गया। अब भारत में मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत लोग बत्तख का मांस खाते हैं। अब अगर बत्तख का मांस अमेरिका से आएगा तो भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री का क्या होगा? जो भारत में लाखों लोग मुर्गी फार्म चला रहे हैं, मुर्गी बेच के किसान भी अपनी किसानी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? और चौथा और सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका का ये मानना है कि दुनिया भर में लोग हमसे हाई टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, तो अमेरिका अभी भारत में जितने भी किसानों को फर्टिलाइजर यूज होता है, खाद उपयोग करते हैं, खाद में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हाई टेक्नोलॉजी की चीज होती है, वो अमेरिका से आती है। अब वो भी आपकी महंगी होने लगेगी। तो आप भारत ने टैरिफ वार शुरू होने से पहले ही भारत ने पता नहीं क्यों लेकिन ट्रंप साहब के सामने जाके सरेंडर कर दिया, और 4 ऐसी चीजें जो अभी मैंने गिनाई उसको अमेरिका से लेने के लिए आप तय हो गए। उसी समय आपने भारत के किसानों को हाशिए पर ठेल दिया, उनको बोला तुम राम भरोसे चलो। ठीक है सिद्धार्थ जी, भारत के किसानों का अगर देखा जाए तो भारत के सबसे बड़ी जो दुनिया में आबादी है उसको जो है भोजन कराने का भी पूरा जिम्मेदारी जो है वो किसान निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सरकार खास करके बीजेपी को चुनाव में जो मुफ्त अनाज योजना है उसका जितना ज्यादा फायदा मिलता है ये भारत के किसानों की ही देन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। और तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार को भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से ये खतरा हो सकता है अगर उन्होंने किसानों के हितों का जो है संरक्षण में अपने गंभीर प्रयास नहीं दिखाए। तो ये योजना कितने लंबे समय तक वो जारी रख पाएंगे? एक छोटी सी टिप्पणी दूंगी लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी सिद्धार्थ जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और मुफ्त अनाज योजना ये वही योजना है जिस पर कि बीजेपी
अन्य राज्यों में लगातार जो है विधानसभा चुनाव भी जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में ये जो 80 करोड़ भारतीय लोगों को मुफ्त अनाज योजना है, इसका गुणगान काफी किया जा रहा था। तो अगर भारत की जो खेती है इस पर गंभीर संकट आता है, तो सबसे बड़ी बात कि फूड इन्फ्लेशन, खाद्य महंगाई दर, ये आसमान छू सकती है, या जो है आम नागरिकों को अगर इसका फायदा होता दिखेगा। और अगर हम उस अर्थव्यवस्था के साइकिल को समझने की कोशिश करें कि अगर आम नागरिकों को सस्ते खाद्यान्न मिलेंगे और किसान अगर जो है वो और गरीब हो जाएगा, तो ये आगे कुछ सालों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को कहां लाकर खड़ा करेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और भारत की खेती क्या अपने सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है, क्योंकि लंबे अरसे से केंद्र सरकार के साथ किसानों की जो मांग है या संघर्ष है वो खिंचता चला गया, कोई किसी अंजाम तक पहुंचता हुआ नहीं दिखा। और अब अमेरिकी टैरिफ की मार जो है क्या खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। वो खेती जो कि भारत में जो हरित क्रांति आई थी, उसने भारत को सक्षम बनाया था, आत्मनिर्भर बनाया था। लेकिन अब क्या रोजगार के ऐतिहासिक संकट से जूझ रहे भारत के सामने अब खाद्यान्न का संकट भी हो जाएगा कुछ सालों के बाद। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका से जो सस्ते कृषि उत्पाद अब बाजार में उपलब्ध होंगे तो महंगाई, खासकर के खाद्यान्न की जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जिस बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना का गुणगान करते बीजेपी और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद है, वो थकते नहीं है, मुफ्त अनाज योजना, इस पर एक संकट देख रहे हैं या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से? देखिए, जो भारत में एक चीज स्पष्ट कर लेते हैं, भारत में खाद्यान्नों के उत्पाद में कोई दिक्कत नहीं है। किसान उत्पादन कर लेता है, उत्पादन में किसी को कोई प्रश्न चिन्ह उत्पाद पर नहीं है। प्रश्न है कि क्या वो उत्पादन वो जो कर रहा है उसमें उसको लाभ हो रहा है कि नहीं। दुकान आपकी चल रही है, लेकिन दुकान अगर आप घाटे में चलाएंगे तो कितने दिन चलाएंगे? क्या कोई दुकानदार घाटे में दुकान चलाएगा? उसके दुकान में माल भले पूरा भरा हुआ हो, लेकिन वो दुकान अगर घाटे में चलाएगा तब तो वो दुकान 1 साल 2 साल के बाद बंद हो जाएगा। तो स्पष्ट ये है कि भाजपा या कोई भी देश की सरकार अगर ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब इस देश का किसान आपको उतना उपज दे रहा है, उतना उत्पादन कर रहा है। दिक्कत उत्पादन में नहीं है, दिक्कत यह है कि उसको उसकी कीमत कहाँ मिल रही है। जैसे जमशेदपुर का ये न्यूज है, जमशेदपुर में टमाटर को लोग रोज सड़क पे फेंक के जाना पड़ रहा है किसान को, क्योंकि बाजार में जा रहे हैं तो उसकी कीमत उनको 2 रुपए दिया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि किसान ने अगर 10 एकड़ में टमाटर उगाया, ट्रक में वो लेके मंडी में आया और ट्रक वाले मंडी में कहे कि तुमको 2 रुपए किलो देंगे, तो उसका ट्रक का भाड़ा तक उत्पन्न नहीं होगा। अब मान लीजिए उसने सड़क पर फेंक दिया तो किसान को तो नुकसान हो गया, लेकिन टमाटर नुकसान नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई वो टमाटर उठा ले जाएगा और खा लेगा। तो मेरा कहना यह है कि भारत में कृषि मतलब खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में कहीं समस्या नहीं है। सिद्धार्थ जी, आपने स्वयं कहा अगर तो अंडा देने वाली मुर्गी ही ना रही तो फिर अंडा जो है फ्यूचर में कैसे आएगा, कैसे मिलेगा, उसका उपभोग कैसा होगा? जी, सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान क्योंकि उत्पादन कर रहा है और उत्पादन करके उसको कीमत नहीं मिल रही है तो वो सड़क पे फेंक के जा रहा है। आपने उस फेंके हुए चीज को पकड़ के गरीब लोगों में बांट दिया, नाम तो आपने कमा लिया, उगाया तो आपने नहीं। अब अगले साल किसान इतना गुस्से में है कि जो उपजा रहा था वो भी नहीं उपजा पाएगा, या उपजा रहा था तो उपजाने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो यही बात यही है कि भारत के किसान को, भारत के, मेरे ख्याल से जस्ट टीवी के हर दर्शक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब होटल में जाके चाय भी पीते हैं तो अगर छोटे होटल में जाके 5 रुपए की चाय पिए या 5 स्टार होटल में जाके 500 रुपए की चाय पिए, तो चाय की कीमत अगर होटल वाला तय करता है तो क्या चावल, गेहूं, मक्का कितने रुपए का बिकना चाहिए? अगर उसका उत्पादक किसान है तो उसको भी तो किसान को तय करना चाहिए। यही तो किसान मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि मेरी जितनी लागत है कम से कम मुझे उतनी लागत तो दे दो। ऐसा तो नहीं हो कि मैं टमाटर उगाऊं और तुम 2 रुपए किलो में खरीदोगे, 2 रुपए में तो उसका खर्चा भी नहीं ऊपर होगा। तो मेरे ख्याल से भारत के भाजपा की सरकार को ही नहीं, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफी सारे शहर में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि अरे किसान क्या कर रहा है, किसानों की मांग गलत है।
मैं किसानों की मांग के तरीके सही है या गलत है उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं एक सीधा सीधा इतना ही समझता हूँ कि मैं एक सड़क पर चाय पीता हूँ 5 रुपए की, तो वो भी 5 रुपए इसीलिए देता हूँ क्योंकि दुकानदार ने तय किया है। जी। मैं 5 स्टार में जाके 500 रुपए की चाय पीता हूँ, वो भी तय करता है होटल वाला। तो अगर चाय की कीमत होटल वाला तय करता है तो गेहूं की कीमत भी तो किसान को तय करनी पड़ेगी। जी। ये जब तक सैद्धांतिक रूप से भारत की सरकार नहीं समझेगी तब तक भारत में किसान बहुत ज्यादा नुकसान में रहेगा और अमेरिका के ट्रेड वार के चलते वो नुकसान आने वाले समय में और बढ़ेगा। जी सिद्धार्थ जी, मैं अब रोजगार पर आपका आकर्षण जो है लेना चाहूंगी। रोजगार की स्थिति पहले से ही जो है विकट बनी हुई है। अब अगर कृषि क्षेत्र भी, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार जो है भारतीयों को मुहैया कराती है, अगर इस पर भी मार पड़ गई तो ये मुझे लगता है कि 1 साल से भी कम समय में जो है इसका एक गंभीर संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। जी, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस समय कोविड हुआ था, कोविड लॉकडाउन से पहले, कोविड का लॉकडाउन होने से पहले 47 करोड़ लोग इस देश के खेती पर निर्भर थे। जी। लेकिन कोविड लॉकडाउन के समय जो लोग अपने अपने गांवों में गए, हमें पता है लाखों लोग अलग अलग तरीके से, कई लोग पैदल गए, कई लोग किसी किसी तरह से गए, उसमें से काफी सारे लोग वापस नहीं आए। और आश्चर्य यह है कि आज कोविड खत्म होके 5 साल के बाद भारत में क्या कहते हैं किस खेती पर निर्भरता पहले जो 47 करोड़ थी, अब वो 51-52 करोड़ हो गई है। मतलब लोग जो शहर में दूसरा काम करते थे वो सब भी छोड़ के अब खेती पर चले गए हैं। अब खेती पर इसीलिए अब दूसरे एक तो ये स्पष्ट हो गया कि खेती में लोग कोविड से पहले जितने थे उससे ज्यादा हैं। मतलब खेती में लोग, मतलब खेती सबसे बड़ा रोजगार बना हुआ है, साधन है। जी। लेकिन दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो गया है कि खेती में लाभ नहीं होता है, खेती में नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देश की 50% आबादी को लगता है कि अब हम कमा तो नहीं सकते, कुछ बचा भी नहीं सकते, कम से कम अगर खेती करेंगे तो घाटा भी अगर हो गया तो कम से कम अपने और अपने परिवार का पेट तो भर लेंगे। क्योंकि किसान को खेती में नुकसान भी अगर होता है तो क्या कहते हैं, भूखमरी नहीं होती, क्योंकि वो कम से कम इतना उगा लेता है कि वो अपना और अपना परिवार का पेट पाल लेता है। लेकिन सिद्धार्थ जी, जैसा आपने कहा कि महंगाई ऐसी हो गई, अगर लागत आप कह रहे कि जो मक्का उगाने वाले किसान हैं उनको 7 रुपए अमेरिका में पड़ता है, तो यहाँ पर जो किसान है उसको 20 रुपए पड़ता है। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो किसान शायद उगाने वाली स्थिति में भी ना रहे। हाँ, किसान मतलब मुझे वही डर है कि अगर खेती नुकसान जारी रहा तो कहीं किसान ये न तय करे कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, अब मैं 10 एकड़ में अगर मक्का उगाता हूँ या टमाटर उगाता हूँ तो वो बाजार में बिक नहीं पाता, उससे अच्छा मैं मेहनत क्यों करूं, मैं एक ही एकड़ में अपने परिवार को जितना चाहिए उतना ही उगा के अपना पेट भर के 1 साल के लिए रह लूंगा। क्योंकि अभी उसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर पहले शहर में रहने वाले लोग वापस गांव में गए हैं, इसका मतलब किसानी में रोजगार बढ़ा है, लेकिन अगर किसानी इसके बावजूद अगर वो लाभ नहीं दे रही है, नुकसान दे रही है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लोग गांव में इसीलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, गांव में वो इसीलिए रह रहे हैं ताकि उनको अपना पेट भर लेना है, कम से कम भूखमरी ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार की इस तरह की नीतियों के चलते किसानों का लाभ के बदले किसानों को अगर हानि होती रही तो कहीं किसान ये भी तय करेगा कि हर साल में 5 एकड़ में या 10 एकड़ में ये जो गेहूं उगाता हूं उसके बाद उस गेहूं को बेचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, जितना मैंने खर्चा किया उतना भी मुझे नहीं आता, इससे अच्छा मैं एक ही एकड़ में गेहूं बोऊंगा, 1 एकड़ में सब्जी बो के अपने परिवार का पेट भर लूंगा, बाकी जमीन छोड़ दूंगा। फिर तो करोड़ों में जो खेतिहर मजदूर होते हैं उनके सामने तो एक गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। ये तो उन किसानों की बात है जिनके पास लैंड होल्डिंग्स है, लेकिन उन किसानों का क्या जिनके पास लैंड ही नहीं है, जो कि खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। जी नहीं, आप इसमें थोड़ा सा एक ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से जमीन से संबंधित है, वो अगर खुद किसान मतलब वो मालिक जमींदार भी है या वो अगर किसान मतलब मजदूर भी है, लेकिन अगर वो खेती कर रहा है ना तो भूखमरी उसको नहीं होती है क्योंकि उतना उत्पादन उसके पास हो जाता है। हाँ, दिक्कत ये होती है कि उसका उत्पादन अगर बाजार में बिक नहीं रहा है तो उसकी जो लागत है वो वापस नहीं आएगी, तो उसके ऊपर कर्जा बढ़ेगा। कर्जा बढ़ना एक बात है लेकिन उसकी भुखमरी नहीं होगी। तो होगा ये कि इस देश के किसान और क्या कहते हैं
किसानी से संबंधित जितने भी 50 करोड़ लोग हैं, ये धीरे धीरे तय करेंगे कि मुझे इतना बड़ा हर साल किसानी करने से अच्छा है, जितना मुझे अपने परिवार को पेट भरना है उतना ही किसानी करूंगा, बाकी जमीन में कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना पेट भर लूंगा। उसके कारण भारत को दिक्कत ये आएगी कि खाद्य का संकट भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सीधा जो है उस वर्ग को केटर करने की कोशिश की है जो कि सर्विस सेक्टर है, जो कि अन्य जो है इंडस्ट्रीज में काम करता है, जो कि शहरों में कस्बों में रहता है और कई कंपनियों में काम करता है, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करता है, वो खुद नहीं उगाता। ऐसे में उसके सामने क्या जो है गंभीर खाद्यान्न का संकट पैदा हो रहा है, और ऐसे में जो कृषि जो यूएस का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कितना मददगार होगा, सबके लिए जो है ये एक चिंता का विषय है, ना सिर्फ कि भारत के किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सिद्धार्थ जी, आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आपका बहुत